सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 8 जून को। तो हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? महासागर को बचाना, इससे मिलने वाले संसाधनों की क्षति को रोकना, साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी को बनाए रखना और इसके संरक्षण के लिए दुनिया भर के लोगों को जागरूक करना। और अगर बात करें इस बार की थीम क्या है, प्लेनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। पहली बार इस दिन को हमने 2009 में मनाया था। अच्छा, ये तो हो गया विश्व महासागर दिवस। एक होता है विश्व समुद्री दिवस, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। वो हम सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं, मतलब फिक्स नहीं है। और उसी तरह से एक नेशनल मैरीटाइम डे भी होता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। वैसे आपको याद है इस साल 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 कहां पे हुआ था? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। अब आप देखोगे कि जून में अभी तक हमने कौन कौन से डे मनाए। तो 4 डे अभी तक मना चुके हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो जून के ये अभी तक डेज है, इनको ध्यान होने चाहिए आपको ये सारे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, बड़े राज्यों में किस राज्य ने वर्ष 2022-23 के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पे रहा, टॉप पे रहा? कौन सा राज्य रहा? तो आंसर होगा केरल। और अभी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, उन्होंने 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को अभी लॉन्च किया है, जिसमें बड़े राज्यों में बात करेंगे तो टॉप पे रहा केरल, दूसरे पे पंजाब और तीसरे पे तमिलनाडु है। वहीं छोटे राज्यों में पहले स्थान पर गोवा है, दूसरे पे मणिपुर और तीसरे पे सिक्किम है। वहीं यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो पहले पे जम्मू कश्मीर है, दूसरे पे दिल्ली और तीसरे पे चंडीगढ़ रहा। तो बड़े राज्यों में पहले पे केरल है, छोटे राज्यों में पहले पे गोवा है और यूनियन टेरिटरीज में टॉप किया है जम्मू कश्मीर ने। आपको बता दूं, पहली बार इस रैंकिंग को 2018-19 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य है स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और पूरे देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक बदलाव को प्रोत्साहित करना। वैसे आप जानते हो अभी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमने 7 जून को मनाया, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसकी थीम क्या थी? फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। और वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945, जिसका मुख्यालय है रोम, इटली में। और केरल यहाँ पे टॉप पे है। तो एक और इंडेक्स मैं आपको याद दिलाऊं, अभी नीति आयोग ने 2020-21 के लिए वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया था। उसमें बड़े राज्यों में टॉप पर केरल ही था, छोटे राज्यों में टॉप पे त्रिपुरा था। अब देखो बात यहाँ पे केरल की है, तो ये रहा मैप में केरला। देखो इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और भारत का पहला स्पेस टेक पार्क आपको यहीं पे मिलेगा। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन आपको यहीं पे मिलेगा और विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय बना है केरल के तिरुवनंतपुरम में। और इस साल के लास्ट में यानी कि दिसंबर 2023 में 5वां वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन होगा तिरुवनंतपुरम में ही। अभी तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन भी किया गया। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। वैसे केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि पूरी तरह से ई शासित राज्य, मतलब यहाँ पे सारी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन आ चुकी है, ऐसा करने वाला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। और भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF प्लस जिला कौन सा बना? केरल का वायनाड जिला। अभी एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की थी केरल सरकार ने। भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना शुरू हुई केरल के कोच्चि में। और भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे शुरू हुई? केरल में। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना केरल का कोल्लम जिला। शिक्षा मंत्रालय ने अभी अलग अलग राज्यों की साक्षरता दर जारी की थी, उसमें सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य था बिहार, 61.8% है। सबसे ज़्यादा केरल की है 94%। और इस साल भारत और फ्रांस के बीच में फ्रेंजेक्स एक्सरसाइज हुआ था केरल के तिरुवनंतपुरम में।
बताओ, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट ये केरल हाईकोर्ट है, मलयालम भाषा में। और देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाली पहली ग्राम पंचायत बनी थी केरल की पुल्लमपारा ग्राम पंचायत। और देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनी केरल में। देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना केरल का कोल्लम जिला। और देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना, ये केरल बना। और केरल हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ये आपको मिलेगा केरल में। भारत का पहला जेंडर पार्क बना है केरल में। चलो यूं बताओ, पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, केरल बना। और केरल सस्ती कीमत पर या यूं कहें कि मुफ्त में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी परियोजना शुरू कर रहा है, केफोन यानी कि केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क। और केरल के समुद्री तट को कहते हैं मालाबार तट, जबकि तमिलनाडु के समुद्री तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो केरल से काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए, तो इनको ध्यान रखना आप। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को शुरू किया है। क्या होगा इस मिशन में या क्या है ये मिशन? तो इसमें जो दुग्ध उत्पादक हैं उन्हें अपने गांव में ही उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा मिलेगी। और इसके लिए डेयरी किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, यानी कि डेयरी एफपीओ, जहां पे किसान अपना दूध बेच सकेंगे। वैसे दुनिया में दुग्ध उत्पादन में अगर बात करें तो भारत नंबर 1 है 24% उत्पादन के साथ। और वहीं भारत में बात करेंगे तो नंबर 1 बताया गया उत्तर प्रदेश को, सेकंड पे राजस्थान है और तीसरे पे है मध्य प्रदेश। अच्छा, दूध की शुद्धता को किस मीटर से मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर। वैसे राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा करनाल हरियाणा में। चलो यूं बताओ, जो प्योर मिल्क है उसका पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। और दूध से जमाते हो आप दही, तो दूध से दही जमाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? 1 जून को, जबकि नेशनल मिल्क डे होता है 26 नवंबर को। किनकी जयंती को? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती को। वैसे जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव ये बना था जेरी गांव। और आपको याद है अंडे और दूध योजना किसने शुरू की थी? केरल सरकार ने। जबकि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की थी राजस्थान सरकार ने। और यूं बताओ, प्रधानमंत्री दूध वाणी नाम से सामुदायिक रेडियो स्टेशन, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? गुजरात में। और दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अजय टू योगी आदित्यनाथ नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा शांतनु गुप्ता ने। तो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका शुरुआती या यूं कहूं कि एक्चुअल में नाम था अजय बिष्ट। तो उसी के आधार पर इस बुक का नाम दिया गया अजय टू योगी आदित्यनाथ। इसमें उनके जीवन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एक सामान्य परिवार से निकल करके वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। किसने लिखा? शांतनु गुप्ता ने। इससे पहले शांतनु गुप्ता ने इनके ऊपर कुछ और भी बुक्स लिखी हैं, जैसे कि द मॉन्क वू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी और द मॉन्क वू बिकेम सीएम। तो ध्यान रखना ये। बाकी वाणी त्रिपाठी वाई कांट एलिफेंट बी रेड नाम से बुक लिखी। अरविंद मंडलोई की बात करें तो जादूनामा नाम से बुक लिखी है। और मेघनाथ देसाई द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम से बुक लिखी इन्होंने। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी 58वां बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 ये किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा UNFCCC। और ये टर्म आप पहली बार नहीं देख रहे हो, मैंने इसके बारे में पहले भी आपको डिटेल में बताया है, एक बार फिर से बताता हूं। तो ये बात है 1992 की, जब रियो ब्राजील में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और इसी सम्मेलन में एक संस्था की स्थापना होती है, वो यही है UNFCCC। फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। मतलब ये जो संस्था है ये क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने वाली संस्था है। तो इसकी घोषणा तो हो गई थी 1992 में, पर एक्चुअल में इसका गठन हुआ, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं? 194। और इसका मुख्यालय है बॉन, जर्मनी में।
अब जैसे ही मैंने बोला इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है, तो शायद आप समझ गए होंगे कि प्रश्न में क्या पूछा है। देखो, 58वां बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका UNFCCC। और आगे सुनो, मैंने आपको बताया इसके जो सदस्य देश हैं जब वो मीटिंग करते हैं तो उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इनकी जो पहली मीटिंग, पहली बैठक हुई थी, या मैं उसे बोल सकता हूँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1, वो हुई थी 1995 में। कहाँ पे? बर्लिन जर्मनी में। और अभी लास्ट वाली आपको याद है 2022 में COP 27 हुआ था, यानी कि इनकी 27वीं बैठक हुई थी इजिप्ट यानी कि मिस्र के शर्म अल शेख में। और अब 2023 में जो COP 28 हो रहा है, यानी कि इनकी 28वीं मीटिंग हो रही है यूनाइटेड अरब अमीरात में। और अगर मैं पूछूं कि COP 3 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो 1997 में हुआ था क्योटो जापान में। इसी को कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए था वो। और COP 21 का आयोजन भी याद रखना, वो पेरिस में हुआ था। और अभी आप जानते हो जो पहला जल सम्मेलन आयोजित हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था। और अगले साल यानी कि 2024 में क्वाड समिट को होस्ट करेगा भारत। अभी G7 समिट हुआ था हिरोशिमा जापान में। वैसे इस साल जो क्वाड समिट है वो ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन उसका आयोजन यहीं पे हो गया जापान में। मैंने आपको बताया था कैसे हुआ। और 2023 से लेकर 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता ये कर रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया? ये याद रखना, बेंगलुरु में, जिसका उद्देश्य है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। बाकी अभी जानते हो यस बैंक ने अपनी नई टैगलाइन लॉन्च की थी, लाइफ को बनाओ रिच। और HDFC बैंक ने विशेष नाम से एक खुदरा बैंकिंग पहल शुरू किया। एक्सिस बैंक भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन, जिसका नाम है माइक्रो पे, इसको लॉन्च किया। देखो SBI की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। इसकी टैगलाइन होती है द बैंकर टू एवरी इंडियन। और इसके जो पूर्व अध्यक्ष थे रजनीश कुमार, उन्होंने एक बुक लिखी थी अभी, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। आप जानते हो श्रीनगर के डल झील में तैरता हुआ ATM खोलने वाला पहला बैंक कौन सा था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI ने अभी उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट योजना भी शुरू की थी। और SBI ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन को लॉन्च किया था। मतलब जो इसकी टैगलाइन है उसी के ऊपर ये बुक है, आराम से आपको याद रहेगा। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान जिसे कहते हैं स्पिनोजा पुरस्कार, इससे किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जोइता गुप्ता को। तो भारतीय मूल की वैज्ञानिक हैं जोइता गुप्ता, जिनको डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये पुरस्कार डच अकादमिक क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार हर साल नीदरलैंड में काम करने वाले उन शोधकर्ताओं को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दुनिया भर में सबसे अच्छे शोध करते हैं, यानी कि शोध मतलब रिसर्च करते हैं। तो इस बार दिया गया ये जोइता गुप्ता को, भारतीय मूल की वैज्ञानिक हैं ये। बाकी अभी डॉक्टर नित्या इब्राहिम यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला था इनको। और आलिया मीर वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 मिला। बाकी कर्नाटक की गायिका हैं बॉम्बे जयश्री, संगीत कलानिधि पुरस्कार इनको मिला था। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है और न्यूज में थे, ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र, इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा हैवी वेट टॉर्पीडो से। तो अभी भारतीय नौसेना और DRDO ने हैवी वेट टॉर्पीडो जिसका नाम है वरुणास्त्र, इसका पहला युद्धक परीक्षण किया है। अब टॉर्पीडो ये क्या है? तो इतना सा समझो, जैसे हवा में मिसाइल होती है ना, उसी तरह पानी के अंदर जो मिसाइल होती है उसे हम टॉर्पीडो कहते हैं। इसे जहाज या पनडुब्बी से यानी कि सबमरीन से आप लॉन्च करते हो। और अभी यहाँ पे हमने इससे एक पनडुब्बी से दागा है और इसने 40 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा है। मतलब इसकी रेंज कितनी हो गई? 40 किलोमीटर। तो अब हम इसे सभी नौसैनिक जहाजों पर पुराने टॉर्पीडो की जगह इसे लगाएंगे।
इसकी लंबाई की अगर आप बात करोगे तो ये कितना लंबा है टॉर्पीडो हमारा 7.78 मीटर है। इसे कहाँ पे बनाया गया? विशाखापत्तनम में नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला में इसका निर्माण किया गया। तो वरुणास्त्र ये क्या है? हैवी वेट टॉर्पीडो है, ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल के रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बन गया? तो अभी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल के रिपोर्ट में दुनिया के 500 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स को रैंकिंग दी गई है और इसमें बताया गया कि देश की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड ये कौन सा बन गया है? टाटा ग्रुप बन गया है। टाटा ग्रुप 26.4 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ देश के कारोबारी समूह में सबसे ऊपर है और टाटा ग्रुप पहला इंडियन ब्रांड बन गया है जिसने 25 बिलियन डॉलर को पछाड़कर अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है। और ग्लोबल लेवल पे बात करोगे तो टाटा ग्रुप ये 49 नंबर पर है और वहीं रेमंड ये 2023 के लिए भारत में सबसे मूल्यवान कपड़ों का ब्रांड बन गया है। और अगर अभी आपको याद हो तो ग्लोबल ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड ने भारतीय ब्रांडों की सूची जारी की थी जिसमें टॉप पे था TCS। और बताओ, अभी मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी बनी टाटा। मतलब उस लिस्ट में पहले स्थान पे एप्पल, दूसरे पे टेस्ला, तीसरे पे अमेजॉन और टाटा 20वें स्थान पे था। उस लिस्ट को जारी किया था बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने। वैसे भी टाटा पावर के MD CEO बने थे प्रवीर सिन्हा, टाटा केमिकल के MD CEO बने थे R मुकुंदन और TCS के CEO बने थे के कृतिवासन। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये भी 2023 वाले ही बताए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी 2023 एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 19। तो 2023 एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं तो पहला प्रश्न तो ये आएगा मन में कि ये हुआ कहाँ पे? साउथ कोरिया में ये हुआ। ये इस बार इसका 20वां संस्करण था। अभी 4 से लेके 7 जून तक ये हुआ था और इसमें भारत ने टोटल 19 मेडल जीते हैं और इसी के साथ भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पे कौन रहा फिर? जापान। जापान ने 14 गोल्ड, 4 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज यानी कि 23 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पे चाइना रहा और तीसरे पे रहा भारत। भारत ने 6 गोल्ड, 7 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज जीते और टोटल 19 मेडल जीते और तीसरे स्थान पे रहा। अब बस इतना सा ध्यान रख लो, ये 6 गोल्ड हैं किस किस खिलाड़ियों ने जीते एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि वे 6 खिलाड़ी कौन कौन हैं और उनका खेल कौन सा है। तो एक तो याद रखना, रेजोना मल्लिक हीना का नाम, इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं और 1 ब्रॉन्ज जीता है दौड़ में। अगला नाम है भारतप्रीत सिंह, इन्होंने गोल्ड जीता डिस्कस थ्रो में। सिद्धार्थ चौधरी ने शॉट पुटर में गोल्ड जीता। सुनील कुमार ने मेंस डेकाथलॉन में गोल्ड जीता और लक्षिता विनोद ने महिलाओं की 1500 मीटर रेस में गोल्ड जीता है। तो इस तरह से हमारे पास 6 गोल्ड आए। तो ये ध्यान रखना आप कि ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, भारत ने कितने मेडल जीते, भारत कौन से स्थान पे रहा, टॉप पे कौन रहा और ये इस बार कौन सा संस्करण था? 20वां संस्करण था। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था भारत और किस देश के बीच में एक था अभ्यास हुआ? मालदीव और भारत। फिर आपसे पूछा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया? 7 जून को। फिर पूछा भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा भारत और किस देश के बीच शुरू हुई? ये श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच। अगला है नालंदा नाम की बुक को लिखा है अभय के ने। फिर पूछा अभी किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नहीं चुना गया? तो भारत को। मतलब कौन कौन से वो देश हैं? 5 देश जिनको चुना गया नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में 2 सालों के लिए। तो वो हैं स्लोवेनिया, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, गुयाना और कोरिया गणराज्य। फिर आपसे पूछा किस देश ने जून 2023 में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बने चक्रवात का नाम बिपौर जॉय रखा? बांग्लादेश। फिर आपसे पूछा भी किस देश ने स्वायत्त उड़ान टैक्सी का उद्घाटन किया? इजराइल ने। फिर आपसे पूछा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना शुरू की? 2 योजनाएं हैं, एक तो मिष्टी योजना और एक अमृत धरोहर योजना।
फिर आपसे पूछा अभी किसने वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड को लॉन्च किया? आरबीआई ने। फिर आपसे पूछा किस देश ने फतह नाम से अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने का दावा किया? तो आंसर होगा ईरान ने, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। और गाइज देखो एक बार वीडियो को आपने लाइक किया नहीं किया, प्लीज़ अगर लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो ज़रूर करें वीडियो को, और अपने सभी स्टडी ग्रुप में या जो भी आपका फ्रेंड सर्कल हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो एक बार वीडियो के लिंक को आप शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। बाकी आप चिंता मत करो, आपके लिए आपकी प्रैक्टिस करने के लिए इनकी क्विज बना करके मैं अपलोड करूँगा आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर डाउनलोड नहीं करा तो। अब हम क्या करेंगे, होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर मनोज कुमार ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।